अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज मैं जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ठीक है, इसको नफ्सियात की बीमारी भी कहा जाता है या फिर नफ्सियाती बीमारियों का आगाज भी कहा जाता है। DSM-5 के अकॉर्डिंग इसका क्राइटेरिया क्या है? इसमें एक या एक से ज़्यादा अलामात का होना ज़रूरी है। अब वो कौन कौन सी अलामात हैं? ठीक है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास डेल्यूजन। डेल्यूजन कहते हैं फॉल्स बिलीव्स को। इसमें जो मरीज होता है ये इसकी इतने पुख्ता बिलीव्स हो जाते हैं या बिलीफ सिस्टम हो जाता है कि वो मुख्तलिफ चीज़ों को जिनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता उनको मानना शुरू कर देता है। दूसरे नंबर पर आते हैं हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन में क्या होता है? रॉन्ग परसेप्शन होती है, उनको उसकी चीज़ों के बारे में या अपने सेल्फ के बारे में रॉन्ग परसेप्शन होनी शुरू हो जाती है। रॉन्ग परसेप्शन में 5 एरियाज होते हैं या 5 मेजर चीज़ों के बारे में हमारी जो सेंसेस है उनके बारे में हो सकती है। जैसे कि देखता है, जैसे वो कहता है कि मुझे मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई देना शुरू हो गई हैं। सुनता है, सुनने से रिलेटेड हो सकते हैं कि मुझे मुख्तलिफ आवाज़ें सुनना शुरू हो गई हैं। ठीक है, महसूस करता है स्मेल कि मुझे अच्छी स्मेल में से भी गंदी स्मेल आ रही, बहुत बुरी स्मेल आ रही है, मैं यहाँ बैठ नहीं सकता। ठीक है, महसूस करता है कि कोई जिस्म के अंदर मेरी चीज़ रेंग रही है, चल रही है, फिर रही है। ठीक है, या फिर महसूस करता है कि मेरे जिस्म से किसी ने कोई चीज़ बाहर निकल रही है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पर डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। इसमें जो मरीज होता है ये टॉपिक टू टॉपिक जंप करता है, मीनिंगलेस अल्फाज बोलना शुरू कर देता है, बेतरतीबे अल्फाज बोलना शुरू कर देता है। उसे समझ नहीं आ रही होती उसने क्या बोला है और किस पॉइंट पे, किस वजह से और किस लिए, किससे कौन सी मैसेज जो है कन्वे करना है। ग्रोसरी डिसऑर्गेनाइज या कैटाटोनिक बिहेवियर। इसमें जो मरीज होता है इसके मुख्तलिफ जो मसल्स होते हैं जिस्म के वो स्ट्रेच होना, टाइट होना शुरू हो जाते हैं और वो महसूस करता है कि मेरा ये जिस्म का हिस्सा वो वैसा ही है, मैं अब इसको सही नहीं कर सकता जितनी मर्जी कोशिश कर लो। अब इसका जो ड्यूरेशन होता है ये 1 दिन से लेकर 30 दिन तक होता है या 30 दिन से कम होता है। इसका ड्यूरेशन 30 दिन से ज़्यादा नहीं होता। अगर ये इसका ड्यूरेशन 30 दिन से ज़्यादा हो तो हम इसको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। अब इनके अंदर कौन कौन सी ऐसी अलामात मौजूद हैं? अगर ये अलामत किसी और के अंदर भी मौजूद हो तो हम इसको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। डिप्रेसिव मेजर डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर विद साइकोटिक फीचर। अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन हो और उसकी वजह से ये फीचर्स आ रहे हो तो हम उसको ब्रीफ साइकोटिक डायग्नोज नहीं करेंगे। साइकोटिक डिसऑर्डर अगर किसी पेशेंट को हो तो हम फिर भी उसको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं कर सकते। स्किज़ोफ्रीनिया और ब्रीफ साइकोटिक दो अलग अलग चीज़ें हैं और कैटाटोनिया भी एक अलग चीज़ है। इसकी वजह से भी हम इसको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं कह सकते। इसके अलावा ना तो किसी ड्रग यूज़ के इस्तेमाल की वजह से अगर इसे कोई आ रहे हो, फ्लैशबैक्स आ रहे हो तो उसकी वजह से भी हम नहीं इसको डायग्नोज कर सकते क्योंकि इसका एक अपना क्राइटेरिया जैसे मैंने पहले बताया हुआ है। ना ये मेडिसिन के यूज़ की वजह से, किसी मेडिसिन के एक्सेसिव यूज़ की वजह से हम इसको करार दे सकते हैं। अब मैं बात करूंगा इसके स्पेसिफिक इस फीचर्स के बारे में। इसके 3 तरह के स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं विद मास्क स्ट्रेसर। कोई भी स्ट्रेसर है जो इनहेंस करता है या फिर ट्रिगर करता है तो स्टिमुलेंस को, तो ये हो सकता है किसी भी स्ट्रेसर की वजह से ये हो सकता है क्योंकि एक्यूट स्ट्रेसर जो होते हैं वो बेसिकली कॉज बनते हैं ब्रीफ साइकोटिक फीचर्स की। ठीक है, बाद में विदाउट मास्क स्ट्रेसर्स होते हैं। ये ऐसे स्ट्रेसर्स होते हैं जो हमारा जो कल्चर होता है ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, इनकी वजह से हो सकते हैं विद पोस्टपार्टम ऑनसेट होता है। फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी के फर्स्ट 4 वीक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खास होते हैं। इस दौरान भी ब्रीफ साइकोटिक फीचर्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब मैं बात करूंगा इसके एसोसिएटेड फीचर्स की। एसोसिएटेड फीचर्स कौन कौन से हो सकते हैं? अगर मरीज बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इंटरलिंक कर रहा होता है ब्रीफ साइकोटिक फीचर्स के साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जो होती है इंसान को वो भी ब्रीफ साइकोटिक फीचर की तरफ धकेल सकती है। पुअर जजमेंट, हर चीज़ की पुअर जजमेंट अगर वो पर्सन कर रहा हो तो उसी वजह से उसके फाल्स बिलीव्स, पुअर परसेप्शन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, रॉन्ग परसेप्शन होना शुरू हो जाती है चीज़ों के बारे में।
तो इसकी वजह से भी वो ब्रीफ साइकोटिक फीचर्स के अंदर चला जाता है। बाद में आता है कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। जाहिर सी बात है, अगर कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होगी तो वो थोड़ा सा ब्रीफ साइकोटिक की तरफ जाएगा, क्योंकि कोग्निटिव इम्पेयरमेंट में पर्सन जो होता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, पुअर जजमेंट को यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार होता है, इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है। ये थे एसोसिएटेड फीचर। अब मैं बात करूँगा कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस अब क्या हो सकते हैं इसके। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में पहले नंबर पर हमारे पास आता है मेडिकल कंडीशन आती है, दूसरे नंबर पर हमारे पास सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर आते हैं, तीसरे नंबर पर डिप्रेसिव एंड बाइपोलर डिसऑर्डर आते हैं, चौथे नंबर पर साइकोटिक डिसऑर्डर आते हैं और पांचवें नंबर पर मिलिंगरिंग एंड फिक्टिशियस डिसऑर्डर आते हैं। फिफ्थ जो है मिलिंगरिंग एंड फिक्टिशियस डिसऑर्डर, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। और बाद में कुछ पर्सन्स की, कुछ पेशेंट्स के पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन का इख्तिताम करता हूँ। अब व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड्स तक पहुँचाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।